वेल स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू लॉ दैट इज एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। और हमने पहले जो लॉज पढ़े हैं उससे जो हमने लास्ट लॉ पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? गैलुसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स फॉर गैसेज। तो उसमें हमने क्या किया था? हमने कंक्लूड किया था कि गैसेज ऑलवेज कंबाइंस इन सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ जो है उसी को, एवोगैड्रो लॉ ने ही उसको लॉ को जो है सक्सेसफुल बनाया था। ठीक है, आपने उम्मीद है पढ़ा होगा, समझ आया होगा आपको। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है? एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो एवोगैड्रो लॉ एमिडो एवोगैड्रो ने दिया था, इटालियन केमिस्ट थे ये। तो इन्होंने क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, इक्वल वॉल्यूम लिया हुआ है। ये 3 फ्लास्क लिए हुए हैं और उसमें 3 डिफरेंट गैसेज अगर ली हों और टेम्परेचर जो है और प्रेशर जो है ये क्या हो? कांस्टेंट हो, बराबर हो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं, इक्वल वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। मैं बोल रहा हूँ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये याद रखना आपने, मॉलिक्यूल को बोला, क्योंकि जो एक हाइपोथेसिस थी इससे पहले, वर्जिलिस हाइपोथेसिस थी, तो उसने क्या बोला था कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर जो है, अगर डिफरेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर और प्रेशर सिमिलर रखा जाए, सेम रखा जाए, तो इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। वहाँ मॉलिक्यूल की बात हो रही है। आप लोग देख रहे हैं कि एवोगैड्रो ने क्या बोला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वर्जिलिस ने क्या बोला था? नंबर ऑफ एटम्स। तो उसी को, एटम्स को उसने, एवोगैड्रो ने मॉडिफाई किया था। क्यों मॉडिफाई किया था? क्योंकि एक क्लैश हो रहा था किस किस के बीच में? वर्जिलिस और डाल्टन के बीच में। तो वर्जिलिस क्या बोल रहा था? वर्जिलिस ने बोला, उसने कुछ केमिकल रिएक्शन किए गैसेस के। ठीक है, तो उसने पाया कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ एटम जो थे, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ एटम का मतलब है कि एटम जो है टूट के, ठीक है, वो केमिकल कम्बिनेशन में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन डाल्टन क्या बोलता है? डाल्टन ने बोलता है कि जो एटम है वो टूट ही नहीं सकता, आप एटम को कट ही नहीं कर सकते। डाल्टन की जो थ्योरी है, इसका मतलब क्लैश था किस किस के बीच में? वर्जिलिस और डाल्टन की थ्योरी के बीच में। तो वर्जिलिस थ्योरी को मॉडिफाई करते हुए ये जो एवोगैड्रो हैं, इन्होंने कुछ सुधार किए उसमें, और उसने एक नया जो है वो डेफिनेशन दी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या था? एवोगैड्रो गेव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग डिफाइनिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल। उसने एटम और मॉलिक्यूल्स को रीडिफाइन किया। क्या बोला उसने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बोलता है कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है रिएक्शन के अंदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और एलिमेंट में जो एटम है वो पार्टिसिपेट जो है वो कैसे? मान लो हीलियम है, अब हीलियम जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में थोड़ा ना होगा, हीलियम किसी के साथ कंबाइन नहीं करता, हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसी तरह वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। उसी तरह मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल के बारे में उसने बोला कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो सब्सटेंस में उसने क्या लिया? एलिमेंट और कंपाउंड दोनों। इसके लिए अगर हम विस्तार से समझे तो क्या क्या बोलना चाह रहा था ये, कि जैसे आपको पता है कि हमने हाइड्रोजन और मान लो आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? वाटर, 2H2O। तो इसकी जैसे 2H2 प्लस O2 2H2O, ठीक है, 2:1:2 एज पर गैलोसक्स लॉ, 2:1:2 रेशियो बनी इसकी। ठीक है, अब उसने ये भी बोला था, गैलोसक्स ने, आपको मैंने करवाया था, तो यहाँ पर अगर आप मान लो कि ये जो रेशियो होती है ये क्या हो सकती है? ये हो सकती है 2x2, इसको बोल सकते हैं हम लोग 2x2 प्लस XO2 गोज टू 2XH2O। तो रेशियो तो सेम ही रहती है ना, मैंने यहाँ x लिया, ठीक है ना। तो x जो हो सकता है वो हाफ भी हो सकता है, x जो हो सकता है वो 1000 भी हो सकता है, ठीक है ना। वो फ्रैक्शन में भी x की वैल्यू जो फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो फ्रैक्शन में बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको हाफ बोलूँ तो हाफ में क्या होगा? जो एवोगैड्रो ने जिसको रीडिफाइन किया था उसने क्या बोला था कि अगर हम लोग इसको हाफ कर लें तो हाफ में क्या होगा? 2 इंटू एक्स की जगह मैं 1/2 कर दूं, ठीक है, और H2 प्लस हाफ O2 एक्स की जगह O2,
ठीक है, एक्स की जगह 1/2 लिखा मैंने, O2 दिस गोज टू 2 हाफ H2O। तो यहाँ से देखो, यहाँ से H2 और यहाँ से हाफ O2। अब यहाँ ये मेन जो चीज़ है हाफ O2, हाफ O2 का मतलब क्या है, आधा मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये तो एक H2O बना इससे। ये जो चीज़ समझने वाली है कि जो एज पर एवोगैड्रो क्या बोलता है कि ये जो एग्जिस्ट करता है, देखो इसमें फ्रैक्शन में तो कर रहा है वो पार्टिसिपेट, जैसे O2 है, यहाँ से तो ये सिद्ध होता है ना कि ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक है, लेकिन आप ऐसे ऑक्सीजन को यहाँ पर H2 प्लस O और H2O नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऑक्सीजन अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो किस में करेगा, हाफ मॉलिक्यूल, इन द फॉर्म ऑफ हाफ मॉलिक्यूल। और इसी को ही उसने बर्जीलिस हाइपोथेसिस से जो है वो उसको संशोधन किया था उसमें, ठीक है। तो ये तो खैर उसने जो बीच में इनके बीच में जो क्लैश आया था उसके बेस पर उसके बाद जो एवोगैड्रो था उसको वो चीज़ जो है वो उसने समाधान कर दिया था उस प्रॉब्लम का। तो एवोगैड्रो गेव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग बाय डिफाइनिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसने उसको क्लियरली डिफाइन किया। अब बोलता क्या है एवोगैड्रो, एवोगैड्रो क्या बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यही चीज़ हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं आगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, यहाँ चीज़ को समझना, यहाँ बोल रहा है ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। मान लो हमारे पास ये हमने 3 अलग अलग गैसेस ली, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम अगर हम इसमें 1 लीटर इसमें गैस लेते हैं, 1 लीटर 1 लीटर, ठीक है, तीनों अलग अलग गैसेज हैं, मान लो ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है जैसे हमने पहले लिया था, ठीक है। तो 1 लीटर को मैं अलग अलग इसमें लिखूंगा, क्योंकि 1 लीटर हम लोग ऐसा यूनिट में नहीं करेंगे इसको, अगर 1 लीटर डेसीमीटर क्यूब भी होता है, ठीक है, 1 लीटर कितना होता है, डेसीमीटर क्यूब, समझ गए। तो एवोगैड्रो ने क्या किया था, एवोगैड्रो ने एक नंबर दिया था, आपको पता होगा कि एवोगैड्रो नंबर अगर आपने पढ़ा हो तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू Na क्या दिया था उसने, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। एक जो नंबर है कि हमारे पास गैसेस में अगर हम बोले 1 मोल, तो 1 मोल जो है, जो कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम मोल कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में करेंगे, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हम 1 मोल क्वांटिटी की बात करते हैं तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 जो है वो सब्सटेंसेस हो सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अगर हम बोले कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 6.022 इंटू 10⁻23 जो है वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे हम एक दर्जन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं 12 चीज़ें, ठीक है, लेकिन जब हम 1 मोल की बात करते हैं तो हमारे पास इतनी संख्या होती है। अब ये संख्या किस में होती है, मैं फिर से डेफिनेशन पर जाता हूँ, इसको ध्यान से देखना आपने, ये क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, कोई गैस है उसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 1 मोल। अब किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना हो सकता है, देखो कोई मान लो मैंने बोला बीकर में आपने गैस लिए 1.1414, ठीक है, ये किसके बराबर होती है, ये अगर हमने इसकी डेसीमीटर क्यूब, हम इसको डेसीमीटर क्यूब में ही बोल सकते हैं। और आपको पता है 1 लीटर जो होता है वो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और या उसको बोल सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर उसको वही बोल सकते हैं हम लोग 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 22.414 लीटर क्या हुआ, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास अगर हम लोग 3 अलग अलग गैसेज ली हैं, तो मान लो हमने यहाँ पर 22 ऐसे बोल सकते 22.414 लीटर एक गैस ली, दूसरे जार में भी हमने ये ली गैस, इतनी ही होगी वो भी, और तीसरे में भी सेम, तीनों गैसेस की ली हमने, तो कितनी ली वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है
6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर हम बोलें कि 1 मोल किसके बराबर होता है तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है वॉल्यूम में। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ये 3 हमारे पास फ्लास्क हैं और 3 फ्लास्क में हमने एक में मान लो हमारे पास ये ऑक्सीजन गैस आ गई। ठीक है, दूसरे में अगर हमारे पास ये अमोनिया मीथेन, और तीसरे में हम लोग अमोनिया ले लेते हैं NH3। 3 अलग अलग गैसेज हैं। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये देखना है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, ये वॉल्यूम तो सेम है, देखो फ्लास्क का साइज सेम है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो अगर एटम की बात हम बर्जीलिस हाइपोथेसिस पर चलते तो एटम की बात करते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो इसमें पहले जार में 2 ऑक्सीजन है तो 2 एटम होंगे, इसमें 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है तो इसमें 5 एटम, और इसमें 3 और 1 4। तो ये एटम तो सेम, देखो बर्जीलिस हाइपोथेसिस ये फेल हो गई। ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम तो सेम नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। लेकिन अगर हम ये लेके चलें कि इसमें जो है वो 1 लीटर इसमें 22.414 लीटर गैस है। ठीक है ना, फर्स्ट में कौन सी गैस ली थी हमने, ऑक्सीजन, और इसमें मीथेन जो गैस है वो कितनी है, उसकी भी वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है, और यहाँ हमने जो गैस ली वो भी कितनी ली हमने 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तीनों का वॉल्यूम सेम है, तीनों ही हमने डेसीमीटर क्यूब में हमने इतनी गैस ली। ठीक है, और प्रेशर जो है इसका हमने जो फर्स्ट है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लिया, सेम। अगर इसका 1 एटमॉस्फेरिक है, क्योंकि हमने क्या बोला था, एट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो अगर इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसका भी 1 एटमॉस्फेरिक होगा और इसका भी क्या होगा 1 एटमॉस्फेरिक। और अगर टेम्परेचर इसका 273 केल्विन है तो मीथेन का भी 273 केल्विन और इसका भी 273 केल्विन। तो ये जो है मतलब 22.414 किसके बराबर होगा, ये जितने मॉलिक्यूल किस में है, जितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जो फर्स्ट बीकर में है उतने मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 किस में होंगे, सेकंड मीथेन के होंगे, और उतने ही लास्ट अमोनिया के होंगे। ठीक है ना, अमोनिया में भी इतने मॉलिक्यूल होंगे। हालांकि देखो इनका मास अलग अलग है। अगर आप मास की बात करें तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो 2 है तो 32 कितने आए, ऑक्सीजन का कितना आया 32 ग्राम। मीथेन का आपको पता कार्बन के 12 हैं। ठीक है, 12 और 4 हाइड्रोजन तो कितना आया ये 16। ठीक है, और लास्ट में ये अमोनिया का कितना होगा, अमोनिया का मास कितना होगा, नाइट्रोजन 14 प्लस H3। ठीक है, हाइड्रोजन 3 है 3 तो कितना आया 14 और 3 17, टोटल 17 ग्राम। समझ गए ना। तो इसका देखो मास अलग अलग है, मास तीनों का ही, ऑक्सीजन का अलग है, मीथेन का अलग है और अमोनिया का मास अलग है। लेकिन क्योंकि इनकी क्वांटिटी देखो, वॉल्यूम कितना है इसका 22 इक्वल वॉल्यूम, तीनों में क्या है इक्वल वॉल्यूम है। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे बराबर होंगे, मतलब 1 मोल ही होंगे अगर तीनों में हमने करना है। तो ये किसने हाइपोथेसिस दी थी, ये किसने दी थी, एवोगैड्रो ने। ठीक है, एवोगैड्रो ने बोला था। अब हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे ये कैसे होता है। मान लो आपने क्या किया, आपने लिए 3 बैलून। ठीक है, आपने क्या किया 3 बैलून लिए, या एक बैलून यहाँ लिया आपने ये। ठीक है, ये बैलून। ठीक है, तो एक बैलून में आपने मान लो इसमें आपने हवा भरी, ऑक्सीजन भरी, या फिर आपने कोई भी हाइड्रोजन गैस भरी। तो यहाँ पर कितना है उसका N इज द नंबर ऑफ मोल्स भरे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आया B। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, आपने गैस भर रहे हैं तो आप नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं ना उसमें, तो उसका वॉल्यूम भी गुब्बारे का बढ़ा। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, इसमें थोड़ा और बड़ा करके क्या है आपने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, मतलब N1, तो वॉल्यूम भी बढ़ा ना B1। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर सेम रख के। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम भी बढ़ा और यहाँ पर क्या हुआ साथ में नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़े। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसी के N और V के क्या किया आपने, इसका वॉल्यूम इसमें से जो है हवा जो है कम कर दी। ठीक है, निकाल दिया। ठीक, अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम हो गए, N
टू और V2, नंबर मोल्स कम हुए ना, ठीक है। जब आपने इसमें से वॉल्यूम भी इसका कम किया तो नंबर ऑफ, नेचुरली कि वो हवा निकलेगी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज हुए, ठीक है। तो यहाँ से जो आइडियल गैस इक्वेशन है, और एवोगैड्रो क्या बोलता है, एवोगैड्रो बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हुआ यहाँ पर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स ही बढ़े, दोबारा बढ़ा हुआ। आपने वॉल्यूम कम किया तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम किए, जो दूसरी सिचुएशन थी। मतलब कि आपने क्या किया, आपने पहले जो वॉल्यूम लिया वो कितना लिया, आपने लिया था n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है, कि आपने वॉल्यूम बढ़ाया, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, वॉल्यूम बढ़ाया तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हुए। तो पहले जो बड़ा किए जिसमें आपने ज़्यादा किए तो v1, इसको मान के v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1, तो इसको अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी करने निकालें तो v1 इज इक्वल टू kn1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लो इसको। और यहाँ से फिर वैसे ही v2 कितना आया था, वो भी क्योंकि कांस्टेंट सेम होगा, ये n2 प्रूव करेंगे हम लोग कि इक्वल वॉल्यूम जो कंटेन करते हैं वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड आगे क्वेश्चन कि v1 इज इक्वल टू kn1 एंड v2 इज इक्वल टू kn2। अब दोनों यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि v1 ओवर n1 कितना आ गया, ये v1 ओवर n1 इज इक्वल टू k पहले क्वेश्चन में, और v2 ओवर n2 वो भी कितना आया k, दोनों क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर होंगे, मतलब v1 ओवर n1 इज इक्वल टू v2 ओवर n2, ठीक है, समझ गए। और ये हम ग्राफ से भी कर सकते हैं कि अगर v1 बढ़ रहा है तो n1 भी बढ़ रहा है, ठीक है, और v2 बढ़ रहा है तो n2 भी बढ़ रहा है। अब हमने क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम, अगर v1 इज इक्वल टू v2, अगर v1 v2 के बराबर होता है, दोनों का वॉल्यूम वैसे फ्लास्क में बराबर था, इट मीन्स दैट क्या बोलेंगे आप, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू टोटल, मान लो ये v है तो क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू v ओवर n1 इज इक्वल टू v ओवर n2, v भी इक्वल है, इट मीन्स n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे।